द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का पार्ट 1 करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट Guys, is it clear for everyone and audible? Yes, miss. Yes, miss. Yes, ma'am. मूवमेंट के 3 फेजेस में से सबसे पहला फेज 1885 से 1907 तक दी अर्ली नेशनलिस्ट का रहा। कुछ अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या पंडित मदन मोहन मालवीय भी कहते हैं, फिरोज शाह मेहता। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स और डिमांड्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, यानी कि अर्ली नेशनलिस्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स या डिमांड थे। ऑब्जेक्टिव डिमांड दोनों एक ही है, और उनका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे एनी टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। इन तीनों लीडर्स के कोई 2 कंट्रीब्यूशन हमें पढ़ना है। हमारी टेक्स्ट बुक में 3-3 कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में मैं आपको पहला जो है ऑब्जेक्टिव्स और डिमांड्स और मेथड ऑफ स्ट्रगल कराऊंगा पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 के अंदर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में 3 फेजेस में बांटा जाता है। पहला फेज है 1885 से 1907 का, जो कि है दी अर्ली नेशनलिस्ट फेज। सेकेंड फेज है 1907 से 1916 तक का, ये फेज है दी असर्टिव फेज। और तीसरा है 1915 से 1947 तक का, जो कि है दी गांधीयन एरा। दी अर्ली नेशनलिस्ट कांग्रेस was led by the group of leaders called as early nationalist in its initial year। अपने स्टार्टिंग के सालों में कांग्रेस जो है वो अर्ली नेशनलिस्ट लोगों के जरिए लीड की जा रही थी। कांग्रेस का फॉर्मेशन वगैरह कैसे हुआ, ये इससे पहले जो मेरा वीडियो था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म उसमें है, तो वो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें जाकर आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम एजुकेटेड मिडिल क्लास लाइक लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ये ज़्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जिसमें लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स वगैरह थे। मैनी ऑफ देम वर एजुकेटेड एट इंग्लैंड, और ज़्यादातर लोग इसमें इंग्लैंड से पढ़े लिखे थे। द अर्ली नेशनलिस्ट इंक्लूडेड लीडर्स लाइक, इनमें कौन कौन से लीडर्स आते थे, जैसे कि WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय एक्सेट्रा। ये कुछ अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स के नाम हैं। बिलीव्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, इनका क्या मानना था, इनका क्या बिलीफ था। दे हैड फेथ इन जस्टिस और फेयर प्ले एंड ऑनेस्टी ऑफ द ब्रिटिश। इनका अंग्रेजों के इंसाफ, फेयर प्ले और ईमानदारी में पूरा पूरा विश्वास था। दे होप दैट ब्रिटिश वुड ग्रांट होम रूल टू देम, उनका ये मानना था कि शायद अंग्रेज हमें होम रूल देंगे। दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल हैड मैनी बेनिफिट्स लाइक इट हेल्प्ड इन इरेडिकेटिंग सती, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी। इनका ये मानना था कि अंग्रेज़ों का राज हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इन्होंने सती, चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी जैसे सोशल इविल्स को ख़त्म किया है। दी ओपाइन दैट, उनकी ये ओपिनियन थी कि ब्रिटिश वुड हेल्प इंडियंस टू गवर्न देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड। हो सकता है अंग्रेज हम पे इस तरह से गवर्न करें कि हम भी वेस्टर्न स्टैंडर्ड से रहने वाले बन जाए। They said that the main obstacle in India's progress is not the British rule but the social and economic backwardness of Indians। उनका ये भी मानना था कि जो मेन ऑब्स्टेकल है, जो मेन रुकावट है, जो मेन हर्डल है, वो अंग्रेज़ों का राज नहीं है, बल्कि भारतीयों का सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना है। यानी कि क्योंकि भारतीय सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इसलिए
इंडिया की प्रोग्रेस में ये एक ऑब्स्टेकल बन रहा है। अंग्रेजों का राज जो है वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ऐसा इनका मानना था। दे प्रिफर्ड पेशेंस ऑन वायलेंस एंड यूज्ड पीसफुल मेथड्स टू अचीव देयर एम्स। उन्होंने हमेशा लड़ाई झगड़े पे पेशेंस को प्रेफरेंस दिया और पीसफुल मेथड का इस्तेमाल किया अपने मकसद को हासिल करने के लिए। डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, इनकी क्या डिमांड्स थी? डिमांड्स या ऑब्जेक्टिव्स दोनों इसमें आ जाएंगे। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। द अर्ली नेशनलिस्ट वांटेड अ लार्ज शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, क्योंकि भारत अर्ली नेशनलिस्ट का ही देश था, इसलिए वो चाहते थे कि इसकी गवर्न करने में इन्हें ज्यादा हिस्सा मिले, ज्यादा शेयर मिले। However, they did not ask for immediate achievement of their goal. हालांकि इन्होंने फौरन अपने गोल के लिए डिमांड नहीं की कि हमें दे दो। एंड एम्ड एट विनिंग फ्रीडम थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जबकि उन्होंने एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक स्टेडी प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस अडॉप्ट किया और कि उसके जरिए हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं। The demands made by them are as follows. पहला, एबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल जो था वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ था, जो भारत के फैसले लेता था। इसमें शायद एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको खत्म करो। एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उसको बढ़ाया जाए, ऐसा उनकी डिमांड थी। तीसरी है इंक्रीज इंडियन मेंबरशिप इन वेरियस काउंसिल्स एंड रेज्ड द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी उन्होंने कहा कि जितने भी अलग अलग काउंसिल्स है उसके अंदर इंडियन मेंबरशिप्स को बढ़ाया जाए, और अगर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे यानी मेंबर नहीं बनाएंगे तो हम टैक्स नहीं पेड करेंगे, ये स्लोगन उन्होंने दिया। डिमांडेड स्वराज्य विद इन ब्रिटिश एम्पायर, उन्होंने बोला कि अंग्रेजों के राज में ही हमें स्वराज्य चाहिए। इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय, वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें भी भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये उन्होंने डिमांड की। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेजेंट्स अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ जमींदार, यानी कि जमीन का टैक्स कम किया जाए और जमींदारों की जो अनजस्ट मांगे हैं उनसे किसानों को बचाया जाए। डिमांडेड टू स्पेंड मनी ऑन वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन बाय रिड्यूसिंग मनी स्पेंट ऑन आर्मी, आर्मी के ऊपर जो इतना पैसा खर्च करते हैं अंग्रेज उसे कम करें और उससे जो पैसा बचेगा उसका इस्तेमाल भारत के वेलफेयर एक्टिविटी यानी हेल्थ और एजुकेशन में लगाए। एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज ग्रोइंग पॉवर्टी, इंडिया की बढ़ती हुई गरीबी के लिए इंक्वायरी करें। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट फॉर पीजेंट्स थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक जो है वो किसानों को सस्ते ब्याज के दर पे क्रेडिट दें, लोन दें, ये उन्होंने डिमांड की। डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स, इरिगेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, बैंक, इरिगेशन और मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप की जाए। टू इम्पोज हैवी टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड, इम्पोर्ट किए हुए जो भी गुड्स है उस पर हैवी टैक्स लगाया जाए। एंड ग्रांट लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोल, पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज, और भारत में कोयला, कागज और शक्कर की इंडस्ट्री के लिए लोन दिया जाए। टोटल एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड ड्यूटी ऑन शुगर, सॉल्ट टैक्स और शुगर के ऊपर जो टैक्स है उसे टोटली खत्म किया जाए। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। डिमांडेड फॉर साइमल्टेनियस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम्स इन इंग्लैंड एंड इंडिया, इंग्लैंड और इंडिया में आईसीएस के जो एग्जाम है वो साथ में हो, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो, ये डिमांड की उन्होंने। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो। टू प्रोटेक्ट इंडियंस फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्ट्स ऑफ पुलिस, ताकि पुलिस के जो आर्बिट्ररी यानी जो अनफेयर एक्ट्स हैं, अनफेयर जो पुलिस ट्रीटमेंट करती है वो ना हो, इससे बच सके। कैंसलेशन ऑफ आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट और लाइसेंस एक्ट को खत्म किया जाए, ये भी मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस एट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव हायर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उनकी एक डिमांड थी। स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अमंग मासेस, लोगों के अंदर प्राइमरी एजुकेशन फैले। इम्प्रूवमेंट इन पुलिस सिस्टम टू मेक इट ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट, पुलिस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो ईमानदारी और एफिशिएंसी से काम कर सकें।
डिफेंस ऑफ सिविल राइट, सिविलियंस के अधिकार को डिफेंड किया। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल वर्क डन बाय द अर्ली नेशनलिस्ट के पॉलिटिकल वर्क की वजह से ही द डेमोक्रेटिक आइडियाज बिगिन टू टेक रूट अमंग इंडियंस के अंदर डेमोक्रेटिक आइडियाज ने पनपना शुरू किया। फॉलोइंग आर द सिविल राइट्स डिमांडेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट, कौन से सिविल राइट्स इन्होंने डिमांड किए थे? नंबर 1, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे जो रेस्ट्रिक्शन है उसे खत्म किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एबॉलिशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड रेस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या था? एक्शन टेकन ऑन ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट सम रॉन्ग एक्शन मे बी डन बाय द पर्सन कंसर्न, ये इसका मीनिंग होता है। यानी क्या कि किसी भी इंसान पे शक है कि वो कुछ गलत करने वाला है, तो उसके उस करने से पहले सिर्फ शक की बिना पे उसको अरेस्ट कर लेना, ये था। तो इसका उन्होंने डिमांड किया कि ये एक्ट खत्म करो और इंसानों के अधिकार उनको रीस्टोर करो, फिर से दो। नेक्स्ट पॉइंट है रीस्टोरेशन ऑफ राइट्स टू असेंबल एंड टू फॉर्म एसोसिएशन, असेंबल होने के लिए और एसोसिएशन फॉर्म करने की रीस्टोरेशन इजाजत दी जाए या रीस्टोर करने दिया जाए। अब है मेथड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। द मेथड्स अडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट हैड टू ऑब्जेक्टिव्स, इनके दो मकसद थे। फर्स्ट सेट ऑफ मेथड, पहला क्या था? देयर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू एडुकेट इंडियंस अबाउट मॉडर्न पॉलिटिक्स, वो चाहते थे कि भारतीय मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में सीखे। अराउज नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, समाज के अंदर पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस उजागरता बढ़े। एंड टू क्रिएट यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, और एक पब्लिक ओपिनियन मिले। फॉर दिस दे अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेथड, इसके लिए उन्होंने ये मेथड अपनाया। पहला, हेल्ड मीटिंग्स, यानी मीटिंग की, गेव स्पीचेस दी, एंड पास्ड रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन पास किए फॉर पॉपुलर डिमांड, जो पॉपुलर डिमांड थी उसके लिए। यूज्ड प्रेस टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रेस की मदद से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया। सेंड पिटिशंस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लेटर्स भेजे, जो पॉपुलर डिमांड्स थी कि भाई ये हमारी जरूरत है, इसे आप पूरी करो, उसके लिए उन्होंने लेटर वगैरह भेजे। नेक्स्ट है second set of methods, their second objective was to influence British government and public, दूसरा जो उनका मकसद था, पहले में वो भारतीयों को अवेयर करना चाहते थे, दूसरे में वो चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और पब्लिक को अवेयर करें। फॉर दिस दे अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेथड, इसके लिए इन्होंने ये मेथड अपनाया। पहला, दे यूज्ड 3 P's, यानी दैट इज पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। ये इनका रास्ता था, लेटर करो, प्रेयर दो और प्रोटेस्ट करो टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों की प्रॉब्लम्स की तरफ देखें और उसे सॉल्व करें। पब्लिश्ड वीकली जर्नल इंडिया इन लंदन, लंदन में इंडिया नाम की एक वीकली जर्नल वो पब्लिश की, टू प्रेजेंट इंडियाज केस बिफोर द ब्रिटिश पब्लिक, ताकि भारत का हाल ब्रिटिश लोगों के सामने रखा जा सके इस जर्नल के थ्रू। इंडियन लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी ट्रैवल टू ब्रिटेन to make British people and politicians aware about the problems faced by Indian. इंडियन लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन गए ताकि ब्रिटिश लोग और पॉलिटिशियन को भारत के हाल के बारे में, भारत की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया या अवेयर किया जा सके। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। Hello students, subscribe for my channel to miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th आईसीएसई हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फेज ऑफ आईएनएम का पार्ट 2 करेंगे। तो आइए शुरू। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें पॉपुलरली द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। ही वॉज बॉर्न इन अ पारसी फैमिली इन मुंबई, मुंबई की एक पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ 4 सितंबर 1825 के दिन। ही वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर रास्त गुफ्तार, रास्त गुफ्तार का मतलब होता है स्पीकर ऑफ ट्रुथ, इस न्यूज़पेपर के ये एडिटर थे। ही स्टार्टेड अ मैगजीन
धर्म मार्गदर्शक, ये मैगजीन भी इन्होंने शुरू की थी। ही स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चालू की। एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पुअर पेजेंट्स बाय जमींदार, और जमींदार जो किसानों के साथ अनजस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, इसके खिलाफ भी इन्होंने मूवमेंट चलाई। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, अब इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, 2 कॉन्ट्रीब्यूशन हमें लिखना है। तो पहला था इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर के नाम से ये जाने जाते थे। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड ही वॉज लुक्ड अपॉन एज इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर। जब वो इंग्लैंड में थे तो उन्हें इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर कहा जाता था। फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री के लिए वहां लड़ रहे थे मतलब कि कंट्री को हक दिलाने की कोशिश कर रहे थे। टू पब्लिसाइज द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडियंस, भारतीयों के दुख दर्द को पब्लिसाइज मतलब पब्लिक में आम करने के लिए या पब्लिक को बताने के लिए, ही फाउंडेड द लंदन इंडिया सोसाइटी, उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी शुरू की विथ डब्ल्यू.सी. बनर्जी इन 1865, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर 1865 में। एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, और मेंबर के तौर पे ही ब्रॉट इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ द हाउस, भारत के इंपॉर्टेंट मैटर्स को उन्होंने हाउस के सामने, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, उनकी कोशिशों की वजह से, हाउस ऑफ कॉमन्स पास्ड अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ होल्डिंग ICS, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इन इंग्लैंड एंड इंडिया साइमल्टेनियसली इन 1893। यानी दादा भाई नौरोजी की कोशिशों और उनकी मेहनतों की वजह से ही हाउस ऑफ कॉमन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके मुताबिक इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ICS का एग्जाम साथ में होगा, और ये रेजोल्यूशन 1893 में पास हुआ था। ही फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1866, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी इन्होंने बनाई। लेटर इट्स ब्रांचेस ओपन इन कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, बाद में इन सब जगहों पे इसकी ब्रांचेस ओपन हुई। दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन है एक्सपोज द इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम इंडिया में थी उसे इन्होंने एक्सपोज किया कि क्या वजह थी जो भारत में इतना इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ रहा है। He concluded that the root cause for the economic problems of India was the exploitation of India by the British. उन्होंने ये नतीजा निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भारत में है उसकी जड़ जो है वो ब्रिटिशों के द्वारा भारत का किया जाने वाला एक्सप्लॉइटेशन है, इसलिए भारत में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है। His views on Indian economy are given in his book Poverty and Un-British Rule in India. इंडियन इकोनॉमी पे जो भी उनके व्यूज थे वो उन्होंने अपनी किताब पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखे हैं। हिज फेमस ड्रेन थियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत मशहूर थियरी थी जिसका नाम था ड्रेन थियरी, ड्रेन घसीट लेना, पैसे को ले लेना। एक्सप्लेन हाउ, इसमें ये बताया गया है कि कैसे इंडियाज वेल्थ वॉज बीइंग ड्रेन टू इंग्लैंड, भारत की जो भी वेल्थ है वो किस तरह इंग्लैंड में ड्रेन की जा रही है बाय डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरीके से। अगले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। He was born at Kolhapur in 1866. He went to South Africa where he helped Gandhi ji in his fight against racial discrimination. साउथ अफ्रीका जाकर उन्होंने गांधी जी की मदद की थी। हम सब जानते ही हैं गांधी जी का वो इंसिडेंट, रेल वाला इंसिडेंट जो था जिसकी वजह से उन्हें उतार दिया गया था ट्रेन से, तो वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वहाँ फाइट कर रहे थे, तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी की मदद की थी। ही परसुएटेड गांधी जी टू रिटर्न टू इंडिया, इन्होंने ही गांधी जी को मनाया था कि वो भारत आकर मूवमेंट करे, ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। गांधी जी एक्सेप्टेड गोखले एज हिज पॉलिटिकल मेंटर, गांधी जी भी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल मेंटोर मानते हैं। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत मशहूर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। नंबर 1, परसुएडेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स, यानी अंग्रेजों को रिफॉर्म्स के लिए मनाया उन्होंने। ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी, आर्मी पे किए जाने वाले ह्यूज खर्चे के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। साथ ही साथ उनको और किन चीज़ों में क्रिटिसाइज किया, फॉर अडॉप्टिंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी
इन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई पोस्ट, हाई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट करते वक्त जो जात पात का फर्क करते थे उसके लिए क्रिटिसाइज किया। एंड फॉर इम्पोजिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन, और कॉटन पे जो प्रोडक्शन टैक्स लगाया जा रहा था उसके ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म को पास करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं आपको बता देता हूं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म क्या था। इस रिफॉर्म को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिश इंडिया का जो गवर्नेंस था उसमें लिमिटेड इंक्रीज किया गया इंडियंस का, मतलब कि इंडियंस को इंडिया को गवर्न करने में थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया गया कि चलो आप भी थोड़ा सा मदद करो, वो इस रिफॉर्म का मेन पर्पस था। तो उसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रिफॉर्म्स के आने में। नेक्स्ट पॉइंट है सर्व्ड एज मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके मेंबर के तौर पे भी इन्होंने काम किया। एंड अर्ज्ड टू इंक्रीज नंबर्स ऑफ इंडियंस इन हायर सर्विस, और हायर सर्विस में भारतीयों की तादाद को बढ़ाने पर भी इन्होंने जोर दिया। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड गए, ही ट्राइड टू परसुएड ब्रिटिश टू स्टॉप पार्टीशन ऑफ बंगाल, उन्होंने अंग्रेजों को मनाया कि भाई वो बंगाल का पार्टीशन ना करे या उसे खत्म कर दें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन 1905 ही सेटअप द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये उन्होंने बनाया। द एम ऑफ दिस सोसाइटी वॉज टू ट्रेन नेशनल लीडर्स, इनका मकसद था इस सोसाइटी का, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मकसद था कि वो नेशनल लीडर्स को ट्रेनिंग दे हु कुड डेडिकेट देमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इंडिया, ताकि वो आगे चल के भारत को अपनी सेवाएं दे सके। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी वर श्रीनिवास शास्त्री और हृदयनाथ कुंजरू, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम हैं। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ही वॉज बोर्न इन बंगाल इन 1848। ही वॉज द फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ICS एग्जाम पास करने वाले पहले, ये क्वालिफाई करने वाले पहले लीडर थे। ही एडवोकेटेड यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ इंडियाज गोल, भारत के जो भी गोल है, जो भी एम है, उसको हासिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाने पर इन्होंने जोर दिया। When's the last time you seriously thought about your browser? Does it look like this? With Chrome, ads and trackers are everywhere. ये उनका एक बहुत मशहूर कोट है, उनकी एक स्लोगन भी कह सकते हैं, अपोजिशन वेयर नेसेसरी, कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल, जहां जरूरी हो वहां पे अपोजिशन करो, अपोज करो, और जहां मुमकिन हो वहां पे कोऑपरेट भी करो। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ये कोट है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, एस्टेब्लिश द इंडियन एसोसिएशन, ये इन्होंने बनाया था इंडियन एसोसिएशन। इन 1876 ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की रॉन्ग पॉलिसीज से लड़ने के लिए इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनाया। द एम्स ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज टू एडुकेट द पीपल, इसका क्या मकसद थे? पहला था टू एडुकेट द पीपल, लोगों को एडुकेट करना। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, देश के अंदर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पैदा करना। एंड टू अरोज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी, और लोगों को पॉलिटिकली उजागरता उनके अंदर पैदा करना और यूनाइट करना। नेक्स्ट है क्रिएटेड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही कन्वेन द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 में, उन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कन्वेन किया था कलकत्ता में, टू क्रिएट एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस लेटर मर्ज विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाद में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की शुरू की हुई थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई। एज बोथ हैड सिमिलर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बोथ यानी दोनों के ऑब्जेक्टिव्स एम्स सेम थे। ही प्रिसाइडेड ओवर 2 सेशंस ऑफ द कांग्रेस इन 1895 एंड 1902, 1895 और 1902 में उन्होंने 2 मर्तबा कांग्रेस का प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया। Okay, guys, clear है पूरा चैप्टर? Yes, miss. Yes, हाँ miss. हाँ बोलो, पूछो। मिस इसमें अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, क्रिटिसिज्म और ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स कांग्रेस, ये नहीं सब सीखा है इसके अंदर
इसमें दोनों वीडियोस में मैंने देखा तो ये 3 टॉपिक्स में अच्छा, पढ़ा कौन है। सा वाला नहीं था इसके अंदर? अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट और ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कांग्रेस। ओके, एक तो अचीवमेंट्स है, दूसरा कौन सा बोल रहे थे तुम? क्रिटिसिज्म और ऑफिशियल एटीट्यूड। ठीक है, अभी मैं वो तीनों करवा देती हूँ तुमको, ठीक है? ओके, जिनके पास टेक्स्ट बुक है प्लीज वो पेज नंबर 38 ओपन कर। आई डोंट नो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक में कौन सा नंबर दिया है, बट वहां पे अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट देखो, वो टॉपिक देखो, मिला सब लोगों को? यस मिस। किनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? मेरे पास दूसरी पब्लिकेशंस में टेक्स्ट बुक है। तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अंदर अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट करके है, देखो एक बार। कोई मुझे व्हाट्सएप करो आपका न्यू सिलेबस जो होगा, तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कौन सेंड कर रहा है मुझे अभी? सिर्फ ये 3 टॉपिक सेंड करो, अचीवमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड। मैं कर रही हूँ, अब देख। ओके ओके, ठीक है। गाइस क्लियर है आप लोगों को? अभी देखो ये अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है, वो मैं 3 टॉपिक एक्सप्लेन कर लेती हूँ अभी आप लोगों को, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। ओके, अचीवमेंट्स क्या थे अर्ली नेशनलिस्ट के? द फर्स्ट वन इज द अर्ली नेशनलिस्ट क्रिएटेड नेशनल अवेकनिंग अमंग द पीपल दैट दे बिलोंग टू वन कॉमन कंट्री, दैट इज द इंडिया. The biggest problem that our country had that was कि every person of the India was like, you know, it was scattered. मतलब जैसे princely states थे, तो princely states only used to look after their own state. बाकी के states के साथ क्या चल रहा था उनका कुछ लेना देना थी. इस वजह से जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था तो अर्ली नेशनलिस्ट जो ग्रुप था उनका यही कहना था, the most important thing that the Indian people need to follow is the unity. And consider that you all are one common of this India. मतलब हम सब मिलके हमारा common, अगर हमें किसी ने पूछा कि आप कहाँ से belong करते हो, तो you have to say that I belong to an India. आप ये नहीं बोलोगे कि मैं मैसूर, मैं महाराष्ट्र, मैं गुजरात, इससे नहीं, India common. This made Indian conscious of the bonds of the common political, economic and culture interests that united them. This was the reason. ठीक है, जब लोगों को ये बात समझ में आई, then commonly, unitedly, सब लोग politically, culturally, these Indian people came together. Second point, the early nationalists trained people in political by popularizing the idea of democracy, civil liberties, secularism and the nationalism. These Indian leaders, the early nationalist leaders क्या करते थे? They made हम लोग भी इसके पहले देखो पढ़ा था कि स्पीचेस होते थे, फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूशंस करते थे कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए. तो थ्रू द स्पीचेस द इंडियन लीडर्स दे ट्राई टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से इंडिया को अगर अचीव करना है, पूर्ण स्वराज अगर हमें चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या चीजें करनी पड़ेगी. Third, the early nationalists did pioneer work by exposing the nature of the British rule in India. They made people realize the economic content and the character of the British imperialism. By doing so, they weakened the foundation of the British rule in India. See, early nationalists had done a very important thing, that they brought the true nature. True nature मतलब exactly Britishers क्यों इंडिया में आए थे, क्या करना चाहते थे, ये जो सच, जो ट्रूथ है, वो ये अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर्स ने लोगों के सामने लेके आए.
They made people realize the economic content in the character of the British imperialism. Imperialism का मतलब क्या होता है? The strong country dominates the weak country. Britishers consider their country as a very strong country, और वो इंडिया को क्या करते थे? Weak consider करते थे. They used to dominate them. By doing so, they weaken the foundation of the British rule in India. देखो, अगर ब्रिटिश के पावर को वीक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द इंडियन शुड कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. अगर हम वो चीजें कर पाएंगे तो ही हम पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को वीक कर देंगे, उनके पावर को. फोर्थ, their political and economic program established the truth that India must be ruled in the interest of the Indians. It means the right, किसको right है कि इंडिया के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, किसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए? तो इंडियन लोगों की, ना कि ब्रिटिशर्स. The efforts of early nationalists laid the following reforms. Appointment of Public Service Commission in 1886. सबसे इंपॉर्टेंट देखो, पब्लिक कमीशन था, फिर सेक्रेटरियल काउंसिल था, सब में ब्रिटिशर्स थे. तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? पब्लिक सर्विस मतलब एक ऐसी कमिटी बनाओ जो इंडियन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, इंडियन के लोगों को सॉल्व करे. तो ऐसा उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म की थी इन द ईयर 1886 में. A resolution of the House of the Commons 1893 was simultaneously examined for the ICS in London and India. अभी हमने जस्ट ये पॉइंट देखा था कि simultaneously, कि अगर लंदन में भी अगर ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस की एग्जाम हो रही है तो वेरी सेम डे, वही दिन पे इंडिया में भी होनी चाहिए. अपॉइंटमेंट ऑफ द वेलबाय कमीशन ऑन द इंडियन एक्सपेंडिचर. इसका मतलब ये है कि इंडिया के एक्सपेंडिचर, जो ब्रिटिशर्स कहते थे कि यहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहा है वहां पे, तो इंडियन वांटेड दैट व्हाटएवर द मनी द ब्रिटिशर्स आर यूजिंग, दे नीड टू हैव द प्रॉपर, बोलते हैं ना हिसाब, उनको हिसाब किताब चाहिए, हाउ मच मनी वाज बीन स्पेंट, क्योंकि इंडियन का ही टैक्स का जो पैसा था वो जा रहा था. द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, these achievements of the early nationalists served by a base for the national movement in the later years. Later मतलब ये जो कोशिश वो लोग कर रहे थे, ये जो अचीवमेंट्स उन्होंने किए थे, वो कहीं ना कहीं later on stage पे उसका रिजल्ट दिखने लगा. Now the criticism का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आप उसको, उसके अंदर नुक्स निकालते हो. नुक्स मतलब ये गलत है, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये चीजें आप करते हो. ठीक है, these are the things. The early nationalists have been criticized on the following ground. Early nationalists के ऊपर हमेशा निकालते हैं, these are the problem that the early nationalists should try to do it, criticize करते हैं. The method used by the early nationalists by passing a resolution and sending the petitions were criticized as an inadequate. They depended on the generosity of the British instead of relying on their own strength and challenging the imperialist might. See, ये जो early nationalist का जो तरीका था, क्या तरीका था? Petitions. The petitions is nothing but it is sending the letter to the Britishers and requesting them कि ये हमारी डिमांड से प्लीज आप इसको सॉल्व कर दीजिए. Why do you have to beg when the country is your? और ब्रिटिशर्स आउटसाइडर थे. तो ये जो अर्ली नेशनलिस्ट का ये जो तरीका था पिटीशन वाला, दैट वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द अदर लीडर्स कि ये गलत है. अगर यू अर्ली नेशनलिस्ट को अपने पे खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि यस, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ पिटीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके वी नीड टू टॉक टू द ब्रिटिशर्स कि हमारी ये डिमांड्स हमें फुलफिल चाहिए, और एज यू लीव द कंट्री बिकॉज द कंट्री बिलोंग्स टू अस. तो ये जो चीजें थी अर्ली नेशनलिस्ट की, उसको क्रिटिसाइज किया जाता था. They failed to realize that the British and the Indian interests clash with each other. British was using Indian resources to increase its wealth. It means अर्ली नेशनलिस्ट को ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि whatever the resources the Britishers are using of India are not using for the Indian people, not for the welfare of the India,
but they are using it for their own country, for their own welfare. तो ये बात अर्ली नेशनलिस्ट को समझनी चाहिए. Third point, early nationalists failed to draw the masses into mainstream of the national movement. Their area of influence was limited to the urban educated Indians. In particularly, their leadership was confined to the professional group such as the lawyers, doctor, journalist and the teacher. The biggest problem, the biggest mistake the early nationalists ने किया था कि वो सिर्फ अर्बन लोगों, मतलब सिटी के जो एजुकेटेड लोग थे उन्हीं के ऊपर ध्यान देते थे. उन्हीं को बोलते थे कि आप लोगों को हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, हमें ये चीजें. उनको क्या करना चाहिए था? दे शुड हैव गॉन टू ईच एंड एवरी nooks and corner of the India, मतलब विलेजेस रहते हैं, रूरल एरियाज जो है, पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उन सबको जाके इकट्ठा करना चाहिए था, बट उन्होंने वो नहीं किया. They just only concentrated on the urban people. So guys, आप लोगों को criticism समझ में आया early nationalist का? Yes, miss. Even the achievements? Yes, miss. Okay, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऑफिशियल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द कांग्रेस रीड करती हूँ. In the beginning, the British government looked upon the Congress movement with the favor. In fact, a few government officials attended the first session of Congress and took part in its deliberation. See, if you remember, growth of nationalism में क्या लिखा था? That the Indian National Congress was found in the year 1885. But, or A.O. Hume, H-O-M-E, A.O. Hume, who was a retired officer of the Britishers, has supported the Indian people to form this Indian National Congress. Why? Can anyone tell me what was the reason why these Britishers were supporting Indian National Congress? Anyone? Ma'am, So that they don't go against them. Right. और क्या ट्राई करो, और यस अगेंस्ट में भी नहीं जाने चाहिए, और क्या होगा? believe थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, ब्रिटिशर्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर. Right, so that Britishers के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए कि no, Britishers are very good, they are helping people. So this is what they have written. That is the reason कि जब first session means the first meeting हुई थी Indian National Congress की, उसके अंदर Britishers के officers ने उसे attend किया था. The Congress members were invited to a garden party by the Viceroy Lord Dufferin in Kolkata in 1886 and the Governor General of Chennai 1887. But the official attitude soon changed. Once the party was been formed, तो starting में ना ब्रिटिशर्स ने बहुत इंकरेज किया ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसके लीडर्स को, उनको पार्टीज में भी बुलाते थे, उनको इनवाइट किया गया था. बट धीरे धीरे देखा जाए लेटर स्टेज पे ये ब्रिटिशर्स का पूरा एटीट्यूड जो था वो कंप्लीटली चेंज हो गया ना. But the official attitude was soon changed. Lord Dufferin tried to divert the national movement by suggesting that the Congress should devote itself to social rather than political affairs. See, now A.O. Hume, who was supporting the Indian National Congress, तो ब्रिटिशर्स के बाकी लोगों ने A.O. Hume को क्या कहा, एक काम करो, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस तो तुमने हेल्प की ना बनाने के लिए, तो जाओ, ये लोग तुम पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, उनको समझाओ कि वो लोग जो है उनका पूरा ध्यान जो है वो सोशल सर्विस पे करते, ना कि पॉलिटिकल में. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल में अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके लीडर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी आपको एक स्लोगन मिला था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. ये पॉलिटिकल मैटर है. डायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने ये कह दिया था कि अगर आप चाहते हो कि हम टैक्स पे करें तो हमारे भी कुछ लोग, कुछ मेंबर्स जो है वो पार्लियामेंट में होने चाहिए. सो दिस वाज द रीजन कि लॉर्ड डुफरेन ने A.O. Hume को कहा कि go to the early nationalists, go to the Indian National Congress and tell them to concentrate more on the social welfare than of the political. Instead of being a tool in the hands of the authorities, the Congress gradually became the focus of the Indian nationalism. धीरे धीरे देखा जाए तो
वैसे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों फॉर्म हुआ था? द मेन रीजन वाज दैट दे वांटेड टू हैव द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट. In 1887, Lord Dufferin attacked the National Congress in his speech and ridiculed it as a representative, only a microscopic minority of the people. British officer criticized the National Congress and branded its leader as the disloyal babus and the violent villains. देखो अब क्या हुआ? जो लॉर्ड डुफरेन अर्ली नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों को जो वेलकम किया था पार्टी के लिए, अब जाके जब लॉर्ड डुफरेन और ब्रिटिशर्स को ये पता चला द इंडियंस आर नॉट लिसनिंग टू अस, वो लोग ज्यादा ध्यान पॉलिटिक्स में दे रहे, तो लॉर्ड डुफरेन ने एक स्पीच दी थी. वो स्पीच में ब्रिटिशर्स यूज्ड टू कॉल द इंडियन जो एजुकेटेड लोग थे उनको वो बाबू करके बुलाते थे. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो थे ब्रिटिशर्स आर बीइंग सो गुड टू द इंडियन पीपल बट दीज इंडियंस आर डिसलॉयल टू अस. वो क्यों कहा? क्योंकि उनका ये कहने का मतलब था कि हमारे ही ब्रिटिशर्स के एक इंसान ने आपको हेल्प की एक पार्टी फॉर्म करने के लिए और आप हमसे ही गद्दारी कर रहे हो, आप हमारे ही पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हो. इस वजह से इन्होंने कहा ब्रिटिश ऑफिशियली क्रिटिसाइज द नेशनल कांग्रेस एंड ब्रांड उनको एक नाम दे दिया. किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों को. इट्स लीडर एज द डिसलॉयल्स बाबूज एंड वायलेंट विलेंस. के ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स है वो वायलेंट विलेंस है और डिसलॉयल्स बाबूज है. In 1890, the government employees were forbidden from practicing in the Congress deliberately or attending its meeting. Directly, अब ब्रिटिशर्स का दिमाग खराब हो गया कि अरे ये इंडियंस तो सुन ही नहीं रहे हैं, तो जो पहले फ्रीडम दिया गया था अब डायरेक्टली सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया. उन्होंने कहा 1890 में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर फोरबिडन, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होगा उनको डायरेक्टली कह दिया कि आप कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते. डायरेक्टली ये ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था. Realizing that the growing unity of the Indian posed a major threat to their rule, the British pushed further the पार्टी फॉर्म करने दी. ये तो हमारे लिए थ्रेट हो रहा था, तो उन्होंने सेकंड आइडिया सोचा और वो आइडिया था डिवाइड एंड रूल. दे इनकरेज सैयद Ahmad Khan, Raja Shiva Prasad of Banaras, Varanasi, and the other pro-British individuals to start an anti-Congress movement. देखो ये सैयद अहमद खान मुस्लिम लीग के थे, ठीक है. दूसरे जो थे वो थे राजा शिव प्रसाद, वो बनारस वाराणसी से. तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, काम करो आप है ना कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मत करो, आप एंटी कांग्रेस पार्टी निकालो. एंटी कांग्रेस पार्टी मतलब क्या? कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में, कि कांग्रेस पार्टी प्रॉपर नहीं है, दोज पीपल डोंट नो हाउ टू वर्क फॉर द पीपल, और उनको क्रिटिसाइज करो. They sowed the seeds of the communalism between the Hindus and Muslims on the one hand, between the Indian masses and their other leaders on the other. देखो उन्होंने दो काम किए, डिवाइड एंड रूल. फर्स्ट हिंदू एंड मुस्लिम में डिवाइड कर दिया. सेकंड कांग्रेस पार्टीज में ही डिवाइडेशन कर दिया. एज यू अगर आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर दो विंग्स थे, अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट. Now early nationalists did not like the methods of the assertive and assertives were completely against the methods of the early nationalists. तो ये क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम में भी प्रॉब्लम हो गया, ग्रुप टूट गया. कांग्रेस पार्टी के अंदर ही प्रॉब्लम हुआ और लोग टूट गए. तो यूनिटी धीरे धीरे क्या होने लगी थी, ब्रेक होने लगी थी. They followed the policy of granting minor concessions to put down the growth of the nationalism. However, the policy of repression and hostility made the Congress more powerful. It means repression. Repression मतलब Britishers always tried to control the people. But ये सब उनके जो तरीके थे उससे कांग्रेस पार्टी जो थी वो वीक नहीं हुई, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग. So guys, क्लियर है आप लोगों को ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट है लेकिन आसमें? हाँ, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी मतलब
माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि जिनकी पॉपुलेशन, मतलब देखो हिंदू के कंपेयर में मुस्लिम की पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, तो मुस्लिम्स आर कंसीडर्ड एज द माइनर पीपल। इसका मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम के दिमाग में क्या डाला था कि इफ कभी ऐसा हुआ कि हम ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के भी चले गए, ठीक है, तो ये जो हिंदूज लोग हैं उनकी पॉपुलेशन मुस्लिम की पॉपुलेशन के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो जब पार्लियामेंट फॉर्म होगी ना तो उसमें मुस्लिम लोगों को कम सीट मिलेगी और हिंदूज लोगों को ज्यादा सीट मिलेगी, तो उसको माइनॉरिटीज बोलते हैं। क्लियर हुआ?